नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद मोदी जी ने एक चुनावी सभा में यह खुलासा कर दिया कि जो ये इंडिया अलायंस है, जिस तरह के दावे कर रहा था, हद यह है कि 25 सीटें लगभग ऐसी थी इसमें जिसमें कह रहे हैं कि वो एक दूसरे के सामने आपस में लड़ रहे हैं। अब इस फर्स्ट फेज के चुनाव को देखते हुए जिस तरह से अभी तक केवल अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो 4 तारीख को जारी होगा, लेकिन एक अनुमान है भारतीय जनता पार्टी का। हर सीट का आकलन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि 102 सीटों पर जो 21 राज्यों में यह चुनाव हुआ है फर्स्ट फेज का, इसमें 50 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। व्यक्तिगत रूप से मेरा भी अपना एक आकलन है, क्योंकि कई राज्यों में जो मेरे मित्र मंडली हैं, जो पत्रकार हैं, उनके आधार पर, और उत्तर प्रदेश में तो मैं खुद गया हूं 8 के 8 सीटों पर, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 8 की 8 सीट केवल कैराना में थोड़ी कड़ी टक्कर दिखाई देती है, बाकी 8 की 8 सीट क्लियर। योगी जी के नाम, योगी जी के काम, मोदी जी की योजना, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसी तरह आपको बता दूं, उत्तराखंड की 5 सीटें, इसी तरह मध्य प्रदेश की 6 में से 6, राजस्थान की 12 में से 11 सीटें, और इसी तरह बिहार की 4 में से 4, जम्मू कश्मीर की 1 में से 1, असम में 5 में से 4, तमिलनाडु में बड़ा महत्व की बात है, तमिलनाडु में सभी सर्वे भारतीय जनता पार्टी को 0 दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि इस बार हम डबल डिजिट में पहुंच रहे हैं। डबल डिजिट बोले तो कम से कम 10 अंक बैठता है। 10 आ गया तो डबल हो गया, 10, 11, 12, ये डबल डिजिट है। लेकिन मेरा अपना आकलन है, जो वहां मैंने जैसे कहा अपना एक सर्वे है, उसके आधार पर मैं भी ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी इस बार तमिलनाडु में 7 सीटें ला सकती है। 7 सीटों पर दिखाई दे रहा है 5 से 7, ये मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 5 में से 5, और इसको सारा अगर देखते हैं, बाकी पूरे राज्य मिला लीजिए, पुडुचेरी है, बाकी और है, अंडमान है, सबको जोड़ दें तो यह आंकड़ा वाकई में मेरे हिसाब से भी 55 से 60 के बीच बैठ रहा है। यानी लगभग पहले फेज के 102 सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिलने का अनुमान है, और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। पिछली बार यूपी में यह रिजल्ट नहीं था, बिहार में तो था, लेकिन बाकी जगह नहीं था, और इसीलिए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्साह में है। और मोदी जी ने जो कहा कि हालात ये हैं कि कांग्रेस तो पूरी तरह बौखला गई है। राहुल गांधी का अभी तक ये नहीं पता है, वो कह रहे हैं कि ये जो अमेठी छोड़ करके वायनाड आए हैं, मोदी जी का दावा है कि जब चुनाव पड़ने, वोट पड़ेगा जिस दिन, वो कहते हैं कि ये जो वोट पड़ेगा ना 26 अप्रैल के दिन, राहुल गांधी वायनाड में भी अपने लिए वोट ढूंढते नजर आएंगे। मोदी जी का दावा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वायनाड में भी राहुल गांधी इस बार बुरी तरह हारने जा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी तीसरी बार कहां जाएंगे? कुछ लोग पहले से ही कह रहे थे कि राहुल गांधी ने इस बार वायनाड जाकर गलती की है, उनको अपनी सुरक्षित सीट ढूंढनी थी, तो वो कर्नाटक हो सकता था, वो तमिलनाडु हो सकता था, वहां से कहीं से लड़ लेते। लेकिन राहुल गांधी वायनाड पहुंचे क्योंकि उनको एम फैक्टर के साथ प्रेम दिखाना था। और जिस तरह का माहौल उन्होंने पिछले दिनों बनाया, जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोगों ने सनातन विरोधी बयानबाजी की, कहीं किसी को डेंगू बताया, मलेरिया बताया, राम मंदिर के उद्घाटन में ये कांग्रेसी नहीं गए, इस सब को देखते हुए ये दिखाने की कोशिश थी कि हमारा तो विशेष प्रेम इस देश के अल्पसंख्यकों से है, हिंदू से, सनातनियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो इनको मूर्ख समझते हैं, जातियों में बांटेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी का हक की बात करेंगे, और सारी वोट ओबीसी की हमें मिल जाएंगी, दलितों की वोट हमें मिल जाएंगी, और एम फैक्टर हमारे साथ रहेगा ही, क्योंकि हम तुष्टीकरण करते आए हैं 70 साल से, और इसके कारण हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये राहुल गांधी सोचते होंगे। लेकिन आज की डेट में जिस तरह के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि 102 सीटों में कांग्रेस का क्या, तो ये कांग्रेस इस फर्स्ट फेज का हालांकि कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन अभी से जो रुख है लोगों के वोटिंग का,
उसको देखते हुए अब ये कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि कांग्रेस इस बार लगता है 35 पर अटक जाएगी, यानी 40 भी पार होता हुआ कांग्रेस को लोग नहीं कह रहे हैं। और इसीलिए मोदी जी ने राहुल गांधी को ये सवाल उठाया है, सवाल किया है कि जिस तरह से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह भागे, ये भी दिखा रहा है कि आप देखिए कि जो परंपरागत सीट रही है इनकी गांधी खानदान की, उसको छोड़ दिया, पीलीभीत छोड़ दी। अब आप समझ लीजिए, पीलीभीत में पिछली बार वरुण गांधी थे, वो भी गांधी ही है, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला है। और वहां से जितिन प्रसाद, वो लग रहा है कि जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में तो आप चिंता ही मत करो, बाबा जी का इतना बढ़िया मैनेजमेंट है, बाबा जी का बूथ मैनेजमेंट, बाबा जी का प्रशासन मैनेजमेंट, बाबा जी का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, और लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिजली के सुधार में समझ लीजिए ऐतिहासिक परिवर्तन आया। कोई सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश के गांव में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा बिजली हो सकती है। आज आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में 20-20 घंटे बिजली आ रही है। मैं खुद उत्तर प्रदेश के गांव में रहता हूं। अब गांव वालों को ट्रांसफार्मर जब फूक जाए, वैसी कंडीशन में खुद के पैसे इकट्ठे चंदा करके और रिश्वत लेकर जेई को नहीं देना पड़ता है। खुद मैंने देखा है, मैंने किया है अपने गांव में। समाजवादियों की सरकार में ट्रांसफार्मर फूक गया, फिर गांव में चंदा इकट्ठा होता था, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ो, फिर उस पर ट्रांसफार्मर खुद ला दो और फिर ले जाओ बिजली घर, ट्रांसफार्मर बदल के पहले रिश्वत पकड़ा दो। आज योगी जी का शासन है तो मेरे गांव में जब बिजली जाती है, मैं कस्टमर केयर पर कॉल करता हूं लखनऊ स्थित, और मेरे कॉल पर मेरी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। और इतना ही नहीं, 2 घंटे के अंदर कंप्लेंट ठीक करनी है, बिजली ठीक करनी है, ये ऑर्डर है। और उसके बाद मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है, क्या आपकी लाइट ठीक हो गई? जी हाँ, ये है कमाल, ये है परिवर्तन। और यदि मैंने उस फ़ोन पर यह शिकायत कर दी कि आने वाला लाइनमैन या अफसर ने मुझसे रिश्वत मांगी, तो ये कंप्लेंट ऊपर यहीं से ट्रांसफ़र हो जाएगी फ़ोन से ही, और उस कार्रवाई हो जाएगी उसके खिलाफ। ये है एक्शन। उत्तर प्रदेश बदला हुआ है और इसलिए लोगों को बदलता हुआ नज़र आना स्वाभाविक है। आलम ये कि पूरी संख्या में आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो लोगों ने तय कर दिया कि योगी जी जब तक हैं वो तो वही सीएम रहेंगे और उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेगी। इसी तरह महाराष्ट्र में जिस तरह से अजीत पवार वो एनडीए का हिस्सा बने, एकनाथ शिंदे वो शिवसेना को लेकर के अलग आए, तो शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, एनसीपी के 2 टुकड़े हुए, इधर भाजपा का कोर वोटर अपनी जगह है। और इसीलिए गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को वहाँ बढ़त इसीलिए दिखाई दे रही है कि जो विरोधी फैक्टर है वो टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है वो और ज़्यादा पहले से मजबूत हुआ है। राज ठाकरे के आने से प्लस हुआ है पिछली बार से। और इसी तरह आपको बता दूं कि बाकी राज्यों का भी रिजल्ट अभी तक दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से उम्मीद थी कि फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी लगभग 50 पर रहने वाली है, उसको पार करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के आधार पर अगर यही ट्रेंड रहा वोटरों का, हालांकि आगे गर्मी बढ़नी है, हॉट वेव चलनी है, अब ये जो अगर ऐसा माहौल रहेगा तो वोट प्रतिशत घट सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरह से उसको बीजेपी का जो बूथ का मैनेजमेंट है वो कैसे वोटर को बूथ तक लाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन फिर भी ये मान ही लो कि ये जो ट्रेंड है और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा है वो पूरा होता हुआ, अभी तो दूर की बात होगी, लेकिन फिलहाल नज़र आ रहा है कि मोदी जी ने जो कहा वो सही होता दिख रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।